सो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट और ये हमारे लेक्चर सीरीज का लेक्चर 3 है। मैं हूँ संचित। लेट्स स्टार्ट। तो आज के टॉपिक का एम क्या होगा? हम आज का सेशन एक काफ़ी बड़े और महान रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर के थॉट से शुरू करेंगे। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। इनका ये कोट काफ़ी फेमस था, द शॉट दैट हिट मी आर द लास्ट नेल टू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी एटीट्यूड के साथ हमें भी पढ़ना है ताकि ये हमारा लास्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। शायद इसके बाद हमें कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना ना पड़े अपने लाइफ में। जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का एक फ्रेज़ मिला। इसमें लिखा है, लॉ एंड ऑर्डर आर द मेडिसिन ऑफ द बॉडी पॉलिटिक एंड व्हेन द बॉडी पॉलिटिक गेट्स सिक मेडिसिन मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड। आई होप इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद आप लोग इतने वेल इक्विप होंगे नॉलेज से कि इस फ्रेज को जस्टिफाई कर पाओ अपने वेल बीइंग और विलिंगनेस से, राइट। तो इसके बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है जो अब मैं पूछने जा रहा हूँ कि तूने बनाया ही क्यों, राइट। फंडामेंटल राइट हमने बनाया ही क्यों? बनाना था तो कुछ और ही बनाते, फंडामेंटल राइट ही क्यों बनाया? तो इसके आंसर हमें नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा कि वाई फंडामेंटल राइट आर सो इम्पोर्टेंट। सो फंडामेंटल राइट बेसिकली होता क्या है? वो किसी भी इंडिविजुअल को दिया जाता है किसी भी स्टेट के अगेंस्ट, ताकि वो स्टेट कभी भी अथॉरिटेरियन रूल या डिक्टेटोरियल रूल इस्टेब्लिश ना कर पाए। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट द लिबर्टी and the freedom of the citizen against any invasion by the state, prevent the establishment of the authoritarian and dictatorial rule in the country. और it is a very essential for all the round development of individual and the country. और एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छा डेफिनेशन दे रखा है, फंडामेंटल राइट्स आर द गिवन टू सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। काफ़ी सिंपल सा बट इफेक्टिव डेफिनेशन है। और काफ़ी ज़्यादा मतभेद होता है जब पूछा जाता है कि राइट टू वोट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर स्टैचुटरी राइट है। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही सही होगा। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिटीजन को ही मिलते हैं, किसी फॉरेनर या एलियंस को नहीं मिलते। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये सीधा हार्ड एंड फैक्ट है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है और फंडामेंटल राइट किन किन प्रॉब्लम से टैकल करता है? सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ये वहाँ से बोल रहे हैं नहीं हटूंगा, बीच रोड पे बैठ के बोल रहे हैं। तो अगर फंडामेंटल राइट आपको एसोसिएशन फॉर्म करने का पावर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी रास्ते पे बैठ के आने जाने वाले ट्रैफिक को परेशान करें। आपको एक जगह दी जाएगी, वहाँ आप पीसफुली प्रोटेस्ट करें गवर्नमेंट के अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट। बट आम पब्लिक को आपके हरकतों से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेकंड, ये चाचा कुछ बोलना चाह रहे थे, राइट। बट फंडामेंटल राइट इनके पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है, काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स के साथ आता है। किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेट आप नहीं कर सकते हैं, किसी को भी डेरोगेटरी रिमार्क नहीं दे सकते हैं आप। फंडामेंटल राइट आपके लिए है बट काफ़ी सारे इफ्स एंड बट है। नेक्स्ट, ये वहाँ से अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके लिए फंडामेंटल राइट्स में प्रोविजन दे रखा है कि कोई ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करे तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है वो हम लोग आगे देखेंगे। सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल राइट। बेसिकली हम लोग 6 पार्ट में फंडामेंटल राइट को बांटते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि आर्टिकल 32 है। अब देखते हैं। देखो, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 है। इसमें ये अक्षय कुमार सलमान खान से कह रहे हैं आधा तेरा आधा मेरा, यानी जो भी होगा बराबर बराबर सब में एक समान बटेगा। फिर आता है राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 90 टू 22। ये आंटी जी कुछ कहना चाह रही थी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के खिलाफ, बट कह नहीं पाई, वो बात अलग है। फिर आता है आर्टिकल 23 टू 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इनके हिसाब से इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ठंडी में ये एटीएम के लाइन में लगे पड़े थे। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाली पावर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट,
कोई भी कल्चर और एजुकेशनल राइट के अंदर कोई भी माइनॉरिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है, मैनेज कर सकता है। हालांकि इन महाशय का विश्वास कुछ और ही था कि बच्चे स्कूल में जाके कुछ और ही करते हैं, खैर वो बात अलग है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वही बात है, अगर कोई ऑफिसर या फिर अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आर्टिकल 32 के अंडर आप उसे प्रिवेल करा सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। सो अब आते हैं आर्टिकल 12 पे। आर्टिकल 12 बेसिकली डील करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट से। और स्टेट्स का में के डेफिनेशन के अंदर क्या क्या आएगा, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव या फिर अदर लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसपैलिटी हो गया, नगर पंचायत हो गया, ये सब। और उसमें आता है एनी अदर अथॉरिटी। ये एनी अदर अथॉरिटी क्या है, ये क्या है, एनी अदर अथॉरिटी विच एक्सप्रेस और एक्सरसाइज पब्लिक फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। स्टेट ने अगर किसी और बॉडी को भी अपने बिहाफ पे काम करने का पावर दे दिया तो वो भी स्टेट के डेफिनेशन के अंडर ही आएगा। तो अगर ये बातें याद है तो हमको नहीं लगता कि किसी को भी स्टेट क्या है इसको पहचानने में दिक्कत है कि अच्छा। और जुडिशरी इज नॉट इंक्लूडेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जुडिशरी कभी भी स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आ ही नहीं सकती। नेक्स्ट आर्टिकल 13 डील करता है लॉ से। आर्टिकल 13(1) में लिखा गया है कि एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिग्रेट करेगी वो नन एंड वाइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। आर्टिकल 13(2) में लिखा गया है एनी लॉ, बस इसमें 13(1) में है एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और 13(2) में है एनी लॉ। और 13 में लॉ क्या है उसके बारे में बताया गया है, कोई भी ऑर्डिनेंस, रूल, बाई लॉ, रेगुलेशन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर, ये सब लॉ के अंडर आएगा। और यही नहीं, अभी और सुनिए क्योंकि इसमें और भी कुछ है। अच्छा, इस आर्टिकल से रिलेटेड 3 केस हैं। फर्स्ट शंकरी प्रसाद केस, सेकंड गोलकनाथ केस और थर्ड केशवानंद भारती केस। फर्स्ट केस में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। और इस केस में ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ ऑर्डिनरी जो बिल्स आएंगे उनके लिए जुडिशियल रिव्यू का पावर है। अच्छा, तो इसमें अपनी ही पावर को सुप्रीम कोर्ट ने डायलूट कर दिया और पार्लियामेंट को सुप्रीम पावर दे दिया। फिर आता है गोलकनाथ केस 1971। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 368 में तो सिर्फ प्रोसीजर के बारे में लिखा गया है कि कैसे संविधान को अमेंड करे, पावर किसके पास है ये तो है ही नहीं पता। तो गवर्नमेंट बोली अच्छा हमें सिखा रही है, तो गवर्नमेंट ने लेके आ गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया और इसमें पावर एंड प्रोसीजर दोनों वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिए। पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद इन द पार्लियामेंट। तो अब पार्लियामेंट के पास पावर भी थी और प्रोसीजर भी था। अब क्या हुआ, अब थर्ड केस आया 1973 में केशवानंद भारती केस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है आपके पास तो पावर भी है, प्रोसीजर भी है, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर पाओगे। और यहीं से कंसेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, राइट। इसके साथ एक और चीज अटैच होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सोवेरिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या होता है, इसको हम ग्राफ से समझते हैं। एक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण, राइट। तो ये रहा एक हमारा सन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक लॉ जो कि ओल्ड लॉ है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। तो अगर आर्टिकल 31(1) से अगर देखा जाए तो अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो वो एब इनिशियो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। बट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में क्या होता है कि इस लॉ को हटाने के बजाय, रिमूव करने के बजाय हम इसके सामने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसके कारण ये लॉ ऑटोमेटिकली इनअफेक्टिव और डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका नज़र इस लॉ पे पड़ेगा ही नहीं, इसका लाइट सिर्फ यहीं से आकर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब तक ये लॉ एग्जिस्ट करता है तब तक ये लॉ कोई एक्टिव फॉर्म में होगा नहीं और डॉर्मेंट फॉर्म में होगा, और इसका जो इसमें जो भी प्रोविजन होगा वो इनइफेक्टिव हो जाएगा तब तक जब तक ये लॉ यहाँ पे है। जैसे ही यहाँ से हटेगा वैसे ही ये लॉ प्रिवेल हो जाएगा, और इसी पूरे प्रोसेस को डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहा जाता है। वही यहाँ लिखा हुआ है, rather than declaring the law is unconstitutional put in a dormant stage, this law is not dead but in dormant stage। और इससे रिलेटेड है एक केस, बीकाजी नरेयन केस। इसमें कहा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे ही एप्लीकेबल होगा, बट बाद में इसे चेंज कर दिया गया और ये प्री पे भी है और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे भी एप्लीकेबल है। अब बात है डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी, इसको भी काफी समझते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी क्या है,
सोवरेनिटी का मतलब है कट करना, राइट। तो ये एक स्ट्रक्चर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, जिनमें 3 चेंजेस था, प्रेम्बल, जुडिशियल रिव्यू को डायलूट करना पावर का, और डीपीएसपी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, प्रेम्बल को तो जो कहते हुए रहने दिया, 3 वर्ड जो प्रेम्बल में इंट्रोड्यूस हुए थे वो आज तक इंट्रोड्यूस है, डीपीएसपी आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट जो जुडिशियल रिव्यू का पावर डायलूट किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी में यही कहा जाता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें रख लो और जो खराब चीज़ें हैं उन्हें काट के हटा दो। वही यहाँ लिखा हुआ है कि दोज पार्ट विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल शुड बी एक्सेप्टेड एंड दोज हुज वायलेट द लॉ कैन बी सूव या फिर कट। आई थिंक क्लियर हो गया हो। अच्छा, आर्टिकल 42 में 2 वर्ड है, एक तो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ यूके से लिया गया था, ये निगेटिव इन नेचर है, इसमें एक्सेप्शन आते हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट, और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ यूके से लिया गया था और ये पॉजिटिव इन नेचर का है। आर्टिकल 15 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, और ये आर्टिकल एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स को मिला हुआ है। और इसमें आपको कोई भी पब्लिक टेम्पल, घाट या बात पे जाने से कोई रोक नहीं सकता, जैसे कि छोटी गंगा में कूद गए थे, इन्हें भी कोई रोक नहीं पाया। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और वहीं आर्टिकल 16(4) कहता है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड इफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, अगर वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो उनके लिए गवर्नमेंट एक स्पेशल प्रोविजन ला सकती है, और वो क्या होने चाहिए, इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट होने चाहिए इन द आई ऑफ स्टेट। अच्छा, इसमें कुछ बातें जानने की है, जैसे कि काका केलकर कमीशन जो था 1956 में आया, वो फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन था। फिर मंडल कमीशन जो था उन्होंने रिकमेंड किया था 27% रिजर्वेशन ओबीसी में, और इंदिरा साहानी केस से 3 चीज़ें हमें निकल के आती हैं। पहला तो ये कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जा सकता, दूसरा ओबीसी में क्रीमी लेयर कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और तीसरा एसटी, एससी, ओबीसी इन सबको रिजर्वेशन जो मिलेगा वो सिर्फ एंट्री लेवल पे मिलेगा। आर्टिकल 17 डील करता है अनटचेबिलिटी से, और अनटचेबिलिटी एक एब्सोल्यूट राइट है, ये किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं कि अनटचेबिलिटी हो। और आर्टिकल 18 डील करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल से, बट आप मिलिट्री और अकेडमिया टाइटल आप रख सकते हो, डॉक्टरेट की उपाधि जो मिलती है मिलिट्री में, ब्रिगेडियर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। आर्टिकल 19, ये आर्टिकल एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ों से डील करता है। इट गारंटीड टू ऑल द सिटीजन द 6 राइट ऑफ दे आर, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी के अंदर ट्रेड यूनियन भी फॉर्म होती है, जो आप ट्रेड यूनियन इस्टेब्लिश करते हो वो आर्टिकल 19 के तहत ही करते हो, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन मिलता है वो भी आर्टिकल 19 के अंदर ही मिलता है, क्योंकि इसी में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से ही वो पावर लेती है और पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी बनाती है। अच्छा, इसमें याद करने वाला ये चार्ट है कि आर्टिकल 19(1) में क्या लिखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, आर्टिकल 19(1)(b) में क्या लिखा है और इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, तो ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। और आर्टिकल 19(1)(f) जो कि ओमिट कर दिया गया था, और उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में से के थ्रू यहाँ से हटा के आर्टिकल 300A में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। आर्टिकल 22 डील करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस से, और आर्टिकल 21 में मेंशन है कि नो एक्स फैक्टो, मतलब स्टेट कैन नॉट रिट्रोस्पेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, अगर कोई भी लॉ रिट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट की जाएगी तो वो सिविल लॉ होगी, ना कि क्रिमिनल लॉ। और नो डबल जियोपार्डी, कि एक ही सज़ा के लिए, एक ही जुर्म के लिए 2 सज़ा तो हो नहीं सकती। और राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि अपने ही खिलाफ कोई गवाही नहीं दे सकता, या फिर कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता अपने खिलाफ गवाही देने पे। अच्छा, आर्टिकल 21, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें पूरा सार समाया हुआ है ह्यूमैनिटी का। तो आर्टिकल 21 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से, इसे बैकबोन ऑफ पार्ट 3 कहा गया है, और पार्ट 4 भी। ऐसा इसमें कुछ केसेस है जो जानने लायक है। हदिया केस, जिसमें बताया कि राइट टू मैरी पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस, ये आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। पुट्टा स्वामी केस में बताया गया राइट टू प्राइवेसी के बारे में, मेनका गांधी केस बताया गया राइट टू गो अब्रॉड के बारे में, ए के गोपालन केस में बताया गया मेंटल हरासमेंट के बारे में। ये सब आर्टिकल 21 के अंदर ही आएंगे।
और आर्टिकल 21A में बताया गया राइट टू एजुकेशन, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है। आर्टिकल 21 में ही दो चीज़ें हैं, एक है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये यूके का है और ये यूएसए का है। इसमें चेक नहीं किया जाता कि लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव का इंटेंशन क्या है इस लॉ को लाने के लिए, बल्कि जबकि इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में चेक किया जाता है कि एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव का इंटेंशन क्या है इस लॉ को लाने के लिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और इंडिया इस लॉ को जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की थी, और ये तो यूएसए का है ही। इसमें इसको वाइडर कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है और फेयरनेस ऑफ लॉ प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस पे ये काम करता है। आर्टिकल 22 ये एक्चुअली डील करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस में, और इसमें दो तरह का है, एक है प्यूनिटिव और एक है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मतलब जो नो पर्सन हैव बीन डिटेन विदाउट द रीजन ऑफ हिज अरेस्ट। प्यूनिटिव मतलब पहले क्राइम करने से प्यूनिटिव मतलब बाद में, क्राइम करने के बाद में। और ये होता है प्रिवेंटिव, जो कि क्राइम करने से पहले उसको डिटेन कर लिया जाता है। इसमें मैक्सिमम पीरियड 3 मंथ के लिए होता है, और इसमें एक एडवाइजरी बोर्ड बनता है जो डिसीजन बनाते हैं कि इसको और कितने दिन तक रखना है। अच्छा, और प्यूनिटिव में क्या होगा, ही शैल बी गिवन राइट टू अटॉर्नी, उसको एडवोकेट करने का अधिकार होता है, और उसको ये भी जानने का अधिकार है कि उसे किस क्रिमिनल प्रोसीजर के अगेंस्ट अरेस्ट किया गया है, विदाउट रीजन उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल 13 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 14 फैक्ट्रीज में, माइंस में, या फिर कोई हजारियस इंडस्ट्री में। और आर्टिकल 24 के चलते 1986 चाइल्ड लेबर एक्ट आया था। आर्टिकल 25 गारंटी करता है कि टू ऑल इंडिविजुअल हैव टू फोल्ड राइट। फर्स्ट तो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, एंड सेकंड है प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 ये डील करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, राइट टू एस्टैब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, राइट टू ओन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड राइट टू एडमिनिस्टर देयर ओन अफेयर। आर्टिकल 17 डील करती है फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये आपके ऊपर, आपको टैक्स देना है, दो नहीं देना है, नहीं तो गवर्नमेंट आपको कंपलसरी टैक्स लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। हाँ, गवर्नमेंट भले ही फी ले ले, बट टैक्स कंपलसरी नहीं कर सकते आपके लिए। आर्टिकल 28 डील करती है फ्रीडम फ्रॉम अटेनिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अच्छा, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, क्या उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है? तो ये उसका चार्ट है। अगर स्टेट कंट्रोल कोई है तो उसमें बिल्कुल ही नहीं दिया जा सकता है। अगर स्टेट फिनांस्ड है कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो उसमें दिया जा सकता है, बट कंपलसरी नहीं है। कोई स्टेट रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो उसमें भी दिया सकता है, बट ये कंपलसरी नहीं है। और कोई रिलीजियस ट्रस्ट है जो कि एडमिनिस्टर कर दिया स्टेट, उसमें बिल्कुल दिया जा सकता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। आर्टिकल 29 ये डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी से। अच्छा, और इफ एनी सिटीजन हैव डिफरेंट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, इसके बेसिस पे माइनॉरिटी डिसाइड किया जाता है। और इस आर्टिकल के तहत बना था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी 1992, और ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर। आर्टिकल 13 में बताया गया है कि राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एनी एडमिनिस्ट्रेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और इसमें 2 टाइप के माइनॉरिटी की बात की गई है। एक तो है रिलीजियस माइनॉरिटी ये, और एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कल्चर माइनॉरिटी की बात की गई है, बट फंडामेंटल राइट में 2 ही माइनॉरिटी की बात है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। आर्टिकल 31 ये एब्रोगेट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में एब्रोगेट करके इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये लीगल राइट है। और आर्टिकल 32 डील करती है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, और इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसमें आप रिट इशू कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से, और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट से। अच्छा, ये 5 तरह के रिट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी और कोई ओवरेंटो। हेबियस कॉर्पस तब यूज होता है जब आपको अनलॉफुल डिटेंशन कर लिया जाए, जैसे कि इस मूवी में हुआ था
इसमें बोलता है कि आंख दिखा रहा है, मतलब एक तो अनलॉफुल आपने डिटेंशन किया, उसमें बाद आप उसको पीट भी रहे हो, तो इसके अगेंस्ट यूज़ होता है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस को यूज़ करके आप यहाँ से निकल सकते हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये स्टेट के अगेंस्ट भी होता है और ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी होता है। और इंडिविजुअल क्या, प्राइवेट और पब्लिक दोनों, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रिट है, तो ये यही है। फिर होता है मैंडेमस। मैंडेमस में क्या होता है, जब कोई पब्लिक ऑफिसर ड्यूटी परफॉर्म ना करे, जैसे ये मंगनी राम अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करा, तो इसके अगेंस्ट मैंडेमस यूज़ हो सकता है। उसी तरह प्रोहिबिशन और सरसरी, ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के अगेंस्ट यूज़ होता है। और बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रोहिबिशन प्रिवेंटिव नेचर का है और सरसरी प्रिवेंटिव एज वेल एज क्रिएटिव नेचर का है। और कोयो वारंटो यूज़ होता है स्टेट और इंडिविजुअल के अगेंस्ट। और इंडिविजुअल में भी क्या, तो सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉय के अगेंस्ट यूज़ होता है। अच्छा, एक गोल्डन ट्रायंगल रूल है, जिसमें है कुछ नहीं ज़्यादा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसी के बारे में दे रखा है द गोल्डन ट्रायंगल रूल। आप यहाँ पढ़ लेना। द एंड, एक्चुअली शायद नहीं, रुको ज़रा सब्र करो। ये उसका चार्ट है, अच्छे से इसमें दे रखा है आर्टिकल 14, 19 और 21 कैसे एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, और यही बनाता है गोल्डन ट्रायंगल रूल। और ये रहा इस पूरे सेशन का सार, एक ही फ्रेम में हमने यहाँ क्या क्या पढ़ा वो सब। और यस, ये अब हमारे सेशन का एंड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी, उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।